हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ओके होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान का जो आपका पेपर हुआ है 27 फरवरी को सेकेंड मीटिंग में इंटरमीडिएट का, उसकी बात करेंगे। उसके फुल सॉल्यूशन की बात करेंगे एक एक क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पता है टोटली जो क्वेश्चन है आपसे जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सभी एनसीईआरटी से हैं, न किसी साइड बुक से हैं, न कहीं से भी हैं। बहुत एक तरीके से पेपर थोड़ा बस टर्मिनोलॉजी आप अगर समझ गए होंगे तो पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा, वरना पेपर जो था थोड़ा सा आपके लिए उलझाऊ इसलिए है क्योंकि आप एनसीईआरटी अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से इस पेपर का सलूशन आपने किया होगा। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु परागण की विशेषता नहीं है। तो आपको पता है वायु परागण जो होता है उसमें जो भी पॉलन ग्रेन होते हैं वो सभी लाइट वेट के होते हैं, ठीक है, और उन पर क्या होता है कोटिंग भी होती है, ठीक है। और क्या होता है वृत्त एवं पुच्छ वर्तिकाग्र का मतलब ये होता है कि स्टिगी जो स्टिग्मा होती है वो स्टिकी होती है। लेकिन आपका फोर्थ इसमें जो है वो नहीं होगा। इसका जो आपका सही आंसर है वो चौथा है, क्योंकि आपके जो असंख्य इसमें पॉलन ग्रेन होते हैं ना कि बीजांडों की संख्या इसमें कम होती है। दूसरा प्रश्न आपका है दात्र कोशिका रक्तता, यानी आपका सिक्कल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं। इन्होंने ये पूछा है कि इस मतलब जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसके स्थान उसको कौन प्रतिस्थापित करता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, बैलिन इसका सही होता है। बैलिन जो है वो 6 नंबर पे होता है और बैरिन जो है वो रिप्लेस कर देता है आपका ग्लूटामिक एसिड को, तभी क्या हो जाता है ये सिक्कल सेल एनीमिया, आपकी जो सेल उसका आकार जो है बदल जाता है। तीसरा प्रश्न है प्रत्येक एंटीबॉडी अणु में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। तो आपने पता नहीं क्या लगाया, लेकिन इसका सही आंसर 2 है। और कौन से होते हैं तो डाई सल्फाइड बॉन्ड और नॉन। तो इसमें एक जो होता है वो आपका डाइसल्फाइड होता है, दूसरा जो होता है नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें, अर्थात 2 ऑप्शन सही है इसका। बायोरिएक्टर में वृद्धि के लिए कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं टेम्परेचर, विटामिन, लवण, पीएच सब इसके होते हैं। इसका ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, अर्थात इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो इसमें ना होता हो, तो आप इसको ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए अगला 3 आपके हो गए। अब देखिए यहाँ से ध्यान समझिए आप, ऑक्जेलिस और कोमेलाइना कौन से 2 प्रकार के पुष्पों का उत्पादन करते हैं, उनका नाम लिखिए। आपको पता नहीं है कि जो फ्लावर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, तो होते हैं चेस्मोगैमस, एक होते हैं क्लिस्टोगैमस। तो ये जो होते हैं आपके इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर बनते हैं। चेस्मोगैमस तो लगभग 99% प्लांट्स में बनते हैं, लेकिन ये जो होते हैं आपके कोमेलिना, ऑक्जेलिस और एक इसका और होता है जैसे बायरोला, ये 3 प्लांट ऐसे होते हैं जो 2 प्रकार के फूल जो होते हैं वो बनाते हैं। तो एक इसमें क्लिस्टोगैमस आएगा और एक इसमें आएगा आपका दूसरा आएगा आपका इसमें चेस्मोगैमस। तो इसका ये उदाहरण हो जाएंगे, इनके नाम हो जाएंगे। फ्रेडरिक मिसर आपसे पूछा गया है कि इसमें जो इन्होंने अपना प्रयोग किया था, आपको पता है आपने पढ़ा हुआ होगा, उस जीवाणु द्वारा जनित रोग का नाम क्या था। तो निमोनोकोकस बैक्टीरिया था आपका, और निमोनिया जो आपकी डिजीज थी इसमें था। स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी का नाम बताइए। तो आपको पता है अंडो उत्सर्ग के बाद में जो अंडाशय में जो भाग बनता है उसे कार्पस लूटियम कहते हैं, अर्थात जब सेकेंडरी oocyte से आपका जो ओवम अलग हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल से जो पार्ट बचता है उसे कार्पस लूटियम कहते हैं। मेंडल का वंशागति सिद्धांत किन कारणों से 1900 तक अज्ञात रहा, आपको पता है। इसके 2 ही कारण थे, एक तो उसके उस समय कम्युनिकेशन स्किल, अर्थात कोई भी ऐसा माध्यम नहीं था जिससे लोगों तक सूचनाएं पहुंच जाती, जिस समय उस समय इंटरनेट नहीं था, तो उसमें क्या था इनकी बात कोई जान ही नहीं पाया। और दूसरा इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल ये था कि उस समय जैव विकास के सिद्धांत पे सबका रुझान था, इसलिए इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। नाइट्रोजन का मतलब होता है नाइट्रोजन, आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम लिखिए। तो आपको इनमें एनाबिना नॉस्टॉक यही लिखना था, जो कि आपके बीजीए दोनों ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, और भी होते हैं इसमें, ठीक है। मटर के लंबे पौधों के लिए जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकट किया। अगर लंबे आपको पौधे बनाने हैं, मटर के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण में किस प्रकार का संकरण किया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रभावी अप्रभावी दोनों में आपको कराना होगा, और प्रभावी लक्षण जो होगा वो दिखाई देगा। सह विलुप्तता की व्याख्या की जो 2 नंबर में आया था आपका, कि जो विलुप्तता होती है उसके साथ साथ, अर्थात इसका मतलब यह है कि एक जीव के साथ या एक पौधे के साथ कोई दूसरा जीव या पौधा विलुप्त हो जाता है। जैसे आपको पता है जो गूलर होता है उसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो गूलर, अगर पौधे गूलर मतलब नहीं पौधा नहीं रहेगा तो उसके अंदर जो कीड़े हैं वो अपने आप विलुप्त हो जाएंगे। ऐसे कई सारे उदाहरण आपकी किताब में हैं।
प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र बनाइए। देखिए प्रतिरक्षी अणु आपसे यहाँ पे दो जगह पूछा गया, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इन्होंने एक क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है, दूसरा इसमें इनका केवल चित्र पूछ लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें दो चेन होती हैं। लैक ओपेरॉन भी आया है, इन्होंने ये पूछा है कि जेड और बाई जीन किस एंजाइम को कूटलिखित करते हैं, उनके कार्य बताइए। तो आपको पता है कि जो पिपोजिया होता है, जितने इसमें जीन होते हैं 7 जीन होते हैं पिपोजिया में, लैक ओपेरॉन में, उनमें जो जेड होता है, जेड और बाई, तो जेड जो होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है और जो बाई होता है वो आपका परमिएज बनाता है। तो परमिएज क्या होता है, ये परमिएज का फंक्शन क्या होता है, बाहर से आने वाले लैक्टोज के लिए ये क्या करता है, जो आप इसकी मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है उसको थोड़ा कट करता है, डिजोल्व करता है। और जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, ये जो आपका लैक्टोज इसके अंदर एंट्री कर रहा है उसको कन्वर्ट कर देता है आपका ग्लूकोज में, ठीक है। उसके बाद देखिए जैविक खेती क्या है, तो आपको पता है इसमें केंचुए का उदाहरण दे सकते थे जैविक खेती में, क्योंकि उसमें केंचुआ जो जीवों के द्वारा होने वाली खेती जैविक खेती है, अर्थात किसी सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाए, ना कि किसी कार्बनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग किया, तो उसमें जैविक खेती आएगी। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, कवक इसमें इसके उदाहरण हैं। देखिए अगला है वास्तविक फल एवं अवास्तविक फल में अंतर लिखिए। आभासी एवं वास्तविक फल, देखिए आप सब ये बहुत आसान है। सेब किस प्रकार का, तो सेब आपको पता है आभासी फल होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है। अब इनमें अंतर ये होता है कि आभासी और वास्तविक फ्रूट वो होता है जो केवल ओवरी से जनरेट होता है, लेकिन जो अवास्तविक या कूट फल होते हैं उनका मतलब ये होता है कि वो ओवरी के साथ साथ किन्हीं अन्य वजह से, आप मान लीजिए कोरोला पार्टिसिपेट कर ले उसमें, या स्टिग्मा पार्टिसिपेट कर ले, तो इस प्रकार के फ्रूट जो होते हैं वो आभासी फल कहलाते हैं। अभी क्यों लिखा है तो आप समझ गए होंगे। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे का चयन क्यों किया, तो आपको पता ही है कई सारे इसके कारण थे, जिसके कारण मेंडल ने क्या किया, मटर का पौधा लिया था। मैंने आपको इसको सही से समझाया भी है कि ये शॉर्ट लाइफ टाइम वाला प्लांट होता है, इसके सीड बड़े होते हैं और इसमें क्या होता है आसानी से हर जगह उगाया जा सकता है। इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है इसमें। अगर क्रॉस पॉलिनेशन ना हो तो क्या होगा, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा ठीक से। बिलोडिड हॉज रिएक्टर की व्याख्या कीजिए। आपको पता है इसका प्रयोग जो होता है वो सूक्ष्म जीवों को सेपरेट और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। संभार तंत्र वृद्धि की व्याख्या समीकरण सहित कीजिए, ये आपने पढ़ाई है। अंडजन के व्यवस्थात्मक चार्ट का आरेखीय निरूपण कीजिए, अर्थात आपसे यहाँ पे oogenesis पूछा गया कि ओवम कैसे बनते हैं, कौन कौन सा आरेख आपके एनसीईआरटी किताब ने बनाया है जिसमें oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों एक साथ बनाया है, वहाँ से आप देखते हैं इसको। सक्रिय प्रत्यक्षा एवं टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। टीकाकरण का मतलब होता है किसी वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराना, वो आपको कहलाता है टीकाकरण। और सक्रिय का मतलब होता है कि जन्म से ही बॉडी में ऐसी एंटीबॉडी बनती रहती हैं जो क्या करें, हर रोग से लड़ने की क्षमता उनके अंदर हो, तो उन्हें बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी। किन्हीं 3 संवाहक रहित विधियों का उल्लेख कीजिए, जिनका पुनर्जोड़ डीएनए, इसका क्वेश्चन आप देख लीजिए जल्दी से। प्रकाश तंतु और पौधों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। प्रकाश जो है वो जंतु और पौधों के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। उदाहरण से देखिए, आपको पता है कि जो ज़्यादा प्रकाश वाले प्लांट होते हैं, जैसे प्लांटों को भी प्रकाश के आधार पर शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, मतलब ठीक है, उसके लिए क्या है कि शॉर्ट लाइट, जिनको ज़्यादा प्रकाश चाहिए होता है उन्हें डिवाइड कर दे, जिनको कम चाहिए उनको 2 घंटे प्रकाश चाहिए होता है। ऐसे ही जंतु होते हैं, तो उनका वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार करता है, उदाहरण सहित बताइए, इसकी आपको व्याख्या करनी है। वर्णांध्र पिता की सामान्य पुत्री का विवाह, वर्णांध्र पिता की सामान्य पुत्री का विवाह, इसमें आपको पता है ये वंशावली पेडाग्री एनालिसिस आपसे पूछा गया। मैंने पूरे जेनेटिक्स का आपको यूट्यूब पे पढ़ाया, वहाँ से जाके आप भी चेक कर सकते हैं इनको। तो ये वंशावली विश्लेषण पूछ रहा है, अर्थात पेडाग्री एनालिसिस का चार्ट उन्होंने पूछा है कैसे कैसे ये ट्रांसफ़र होगा। मवेशी और सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन की किन्हीं 3 कमियों का आपको पता है कि बहुत सारे लोग, जैसे जैन धर्म हो गया, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीव हत्या को मतलब जीव हत्या वैसे है ही ठीक नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो खाना नहीं पसंद करते हैं, ना इस प्रकार की चीज़ों को सोचना पसंद करते हैं। तो क्या करते हैं, इसलिए वो इंसुलिन जो सुअर और मवेशियों से बनाई जाती है उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कमियां यही रही हैं कि मतलब जानवर, एक तो जीव हत्या हो रही है, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग उनका प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए अब जो है वो ह्यूमिलिन नाम से इंसुलिन बन के आ रही मार्केट में, जो कि आपका बायोटेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है। स्वस्थाने बाह्यस्थाने, आपको पता है जैव विविधता का संरक्षण जो है उसकी ये विधियां हैं दोनों। स्वस्थाने आपको पता है कि उसी स्थान पे जीव को सुरक्षा प्रदान करना, और एक्सीटू का मतलब होता है उस जीव को दूसरे स्थान पे ले जाना जहां उसे अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करा सको। तो इन दोनों आपकी विधियां होती हैं।
स्पर्धा कंपटीशन और परजीविता यानी दूसरे जीव पर क्या हो, जीना, दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करना, उस पर डिपेंड रहना परजीविता होता है। स्पर्धा आपको पता है कि जीव जो होते हैं वो भोजन के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ते हैं कि कहीं भोजन की कमी हो जाए, तो उसे बोलते हैं आपका कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा। ठीक है, उसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए कि निम्नलिखित में से दो विभेद बताइए, दोनों चैप्टर नंबर 2 से लिए गए हैं और एक ही प्रश्न में ये सभी दिए, जैसे आपसे यहाँ एनसीईआरटी में रखे हुए हैं पेपर में, वैसे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, केवल इसमें एक पार्ट नहीं है इसका। तो आप देखिए बीज पत्राधार यानी हाइपोकोटाइल और इपिकोटाइल में अंतर पूछा गया है, एम्ब्रियो सैक और पेरिकार्प, पेरिकार्प और पेरिस्पर्म में अंतर पूछा गया है। और अब लास्ट जो आपका तीसरा है वो है आपका इंटेगुमेंट और टैगमिन, इसमें अंतर पूछा गया है, नहीं टेस्टा में। ठीक है, ये इंग्लिश इनका ये वर्जन होगा, आप देख लीजिएगा। प्रसव को परिभाषित कीजिए, प्रक्रिया के दौरान शामिल होने वाले हार्मोन का विवरण दीजिए। प्रसव क्या है कि जब प्रेगनेंसी का टाइम कंप्लीट 280 डेज हो जाता है, उसके बाद क्या बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रसव डिलीवरी या लैक्टेशन कहलाती है, पार्चुरेशन कहलाती है। इसमें जो हार्मोन शामिल होते हैं वो आप देख लीजिए इसको। निम्नलिखित क्रोमोसोमीय असामान्य विन्यास से उत्पन्न विकारों का, इसमें ध्यान समझिए दोनों एक से ही हैं। एक तो पूछा क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता, यानी 21 पे त्रिसूत्रता होगा अर्थात 47 होंगे, तो डाउन सिंड्रोम की बात पूछी है इन्होंने, और नीचे लिख ही दिया है त्रिसूत्रता ही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया क्योंकि बाई है, तो मैंने बता दिया आपको जब बाई क्रोमोसोम आता है तो ये 23 पे होता है, अर्थात ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको यहाँ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बताना था। आनुवंशिक कोड की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आपको पता है आनुवंशिक कोड क्या होते हैं, जो आपके अमीनो एसिड को कोड करते हैं, उन्हें आनुवंशिक कोड कहते हैं। और इनकी विशेषताएं आप सब जानते हैं कि 4Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एडेनोसिन डी एबिनेज की ADA की कमी आपको पता है 4 वर्ष की लड़की में प्रयोग किया गया था, उसकी बोन मैरो में प्रॉब्लम थी और उसके बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया गया था, ऐसी कुछ उसमें कहानी है, आपको लिखनी है। अंतर्जातीय स्पर्धा का उदाहरण दीजिए, अंतर्जातीय स्पर्धा। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको बताया गया है, इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी आपका पूछा गया है, आपको यहाँ पे बताना था। ये देखिए पूछा गया है संस्पर्श संवर्धन क्या होता है, यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो इसकी मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, ये कैंसरस सेल्स में होता है। तो नॉर्मली जो सेल होती है उनमें विभाजन की क्षमता और नियमित रूप से वो सेल विभाजित होती हैं, लेकिन जो आपकी कैंसरस सेल होती हैं इनमें ये नियमितता जो है वो टूट जाती है। तो अनियमितता से सेल जो होती हैं वो क्या होती हैं, डिवाइड करती हैं बड़ी तेज़ी से। इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं आपका कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है, और सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार कैंसरी कोशिकाओं से रूपांतरित हो जाती हैं, तो आप डिटेल से पढ़िए। कैंसर आपसे पूछा गया, उस पर आपको ये शॉर्ट नोट इसमें लिखना था लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इस तरीके से आपका ये पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। बाकी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।